आज का हमारा टॉपिक है प्लांट फिजियोलॉजी में फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस यानी जैसे कि नाम से स्पष्ट है, फोटो यानी लाइट जो कि हमें सूर्य से प्राप्त होती है और इसकी प्रेजेंस में मेकिंग फूड बनाने की प्रक्रिया। फूड को हम यहाँ कार्बोहाइड्रेट से डिनोट करते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट कैसे बने, इसके लिए हम एक जनरल सी रिएक्शन है, मैंने प्रकाश संश्लेषण की पूरी रिएक्शन यहाँ नहीं लिखी है, इसमें सिर्फ इतना है कि सन लाइट की प्रेजेंस में यानी कि सनलाइट से जो एनर्जी मिलेगी इसे हम सोलर एनर्जी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम सोलर एनर्जी कहते हैं। सोलर एनर्जी की प्रेजेंस में CO2 प्लांट क्या करेंगे? CO2 को एनवायरनमेंट से एब्जॉर्ब करेंगे और ग्लूकोज में परिवर्तित कर देंगे। यानी प्रकाश संश्लेषण की क्या परिभाषा हो गई कि पादपों द्वारा CO2 को ग्लूकोज में सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में परिवर्तित करने की अभिक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसकी एक और परिभाषा हम दे सकते हैं कि हमने क्या किया? सोलर एनर्जी का यूज किया। किसके लिए यूज किया हमने सोलर एनर्जी का? हमने इसको एक केमिकल जिसे कि हम ग्लूकोज कह रहे हैं उसको बनाने में यूज किया। तो सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करने की प्रोसेस को भी हम फोटोसिंथेसिस कह सकते हैं। यानी फोटोसिंथेसिस की अब दो डेफिनेशंस हो गई। एक तो ये कि हमने CO2 को ग्लूकोज में परिवर्तित किया सोलर एनर्जी के प्रेजेंस में यानी सनलाइट की प्रेजेंस में, और उसी को हमने एनर्जी के रूप में दे दिया कि सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में परिवर्तित करने की अभिक्रिया को भी हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया जब भी हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में बात करते हैं, इसकी अभिक्रिया के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है प्लांट। कि प्लांट ही ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस शो करते हैं। तो ऐसा क्या है कि सिर्फ प्लांट्स ही फोटोसिंथेसिस करें? इसके अलावा सम बैक्टीरिया लाइक BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस शो करते हैं। तो इनमें ऐसा क्या है कि ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं और बाकी कोई भी ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते? तो इनमें इनकी कोशिकाओं में एक कोशिकांग मिलता है, इनकी सेल्स में एक कोशिकांग मिलता है जिसे हम प्लास्टिड कहते हैं। हिंदी में इसे लवक कहते हैं। प्लास्टिड में जब क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है तो हम उसे क्लोरोप्लास्ट कह देते हैं। अगर क्लोरोफिल के अतिरिक्त कोई वर्णक मिलेगा तो हम उसे क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट जनरली हम जो हमारे आसपास प्लांट्स देखते हैं उनमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है जिसकी वजह से उनका ग्रीन कलर है। तो इसलिए हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात करते हैं कि क्लोरोप्लास्ट क्या करते हैं? लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। लाइट को एब्जॉर्ब करके वो क्या बना देते हैं? CO2 से ग्लूकोज। तो और किसी भी ऑर्गेनिज्म में क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिकांग नहीं मिलता। इसीलिए प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन के लिए जो प्लांट्स हैं वो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं और इनमें सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया मिलती है। बैक्टीरिया में भी मिलती है लेकिन सबसे ज़्यादा प्लांट्स में मिलती है। तो कोशिकांग में क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट में जो वर्णक पाए जाते हैं जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए उत्तरदायी हैं, वो वर्णक दो प्रकार के होते हैं। ये पिगमेंट्स, वर्णक को हम इंग्लिश में पिगमेंट्स कहते हैं। पिगमेंट्स दो प्रकार के होते हैं। पहला मेजर पिगमेंट यानी कि जो प्रत्यक्ष रूप से प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में भाग लेते हैं, और दूसरा होता है एसेसरी पिगमेंट। एसेसरी का मतलब होता है सहायक। एसेसरी का मतलब होता है सहायक यानी कि सहायक वर्णक। ये क्लोरोफिल की सहायता करते हैं। तो क्लोरोफिल जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं, A, B, C और D। जो क्लोरोफिल A है उसे हम यूनिवर्सल क्लोरोफिल कहते हैं। यूनिवर्सल का मतलब होता है विश्वव्यापी। तो विश्वव्यापी हमने इसको इसलिए कहा क्योंकि
जितने भी प्लांट होंगे उनमें क्लोरोफिल ए तो मिलेगा ही मिलेगा, यानी कि क्लोरोफिल ए हमेशा प्रेजेंट होता है। और ग्रीन प्लांट जो हम अपने आसपास देखते हैं, जिसकी वजह से हम प्लास्टिड को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, वो है क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल बी प्लांट्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करवाता है, इसलिए ये ग्रीन प्लांट में मिलेगा। और क्लोरोफिल सी और क्लोरोफिल डी ये एल्गी में मिलते हैं। क्लोरोफिल सी ब्राउन एल्गी में मिलेगा और क्लोरोफिल डी रेड एल्गी में मिलेगा। इसके अलावा जो एसेसरी पिगमेंट्स हैं, दूसरे टाइप के पिगमेंट्स, एसेसरी पिगमेंट्स, ये भी दो प्रकार के होते हैं। पहला केराटिनोइड्स, दूसरा फाइकोबिलिन्स। ठीक है, फाइकोबिलिन्स में हम जो वर्णक पढ़ते हैं उनमें जनरल हम जो नाम देखते हैं वो फाइकोएरिथ्रिन जो ब्राउन एल्गी में मिलता है, और फाइकोसाइनिन जो हमने ब्लू ग्रीन एल्गी में पढ़ा है। अब केराटिनोइड्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ये सिर्फ नाम है, फाइकोबिलिन्स के नाम है, फाइकोएरिथ्रिन और फाइकोसाइनिन, लेकिन केराटिनोइड्स को हमने दो भागों में विभाजित किया है। पहला है ज़ेंथोफिल और दूसरा है कैरोटीन्स। अब देखिए, हमने केराटिनोइड को दो भागों में विभाजित किस आधार पे किया है? ऑक्सीजन की उपस्थिति के आधार पर। अगर कि इन पिगमेंट के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन उपस्थित होती है तो हम इसे ज़ेंथोफिल कह देते हैं। अगर इसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है तो हम इसे कैरोटीन कह देते हैं। अब इनका एसेसरी पिगमेंट्स का मेन काम क्या होता है, यानी कि प्रमुख कार्य क्या होता है? ये लाइट एब्जॉर्व करेंगे, ये सन से लाइट एब्जॉर्व करेंगे और लाइट एब्जॉर्व करने के बाद उससे मेजर पिगमेंट को स्थानांतरित कर देंगे। यानी कि ये प्रत्यक्ष रूप से कभी भी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ये पहले लाइट एब्जॉर्व करेंगे और फिर उसके बाद इसको क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल को स्थानांतरित कर देंगे। ये मुख्य कार्य हो गया। एसेसरी पिगमेंट का दूसरा कार्य है कि ये क्लोरोफिल से निकलने वाली हीट, यानी कि जब क्लोरोफिल को एनर्जी मिलेगी तो ये एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, यानी कि उत्तेजित अवस्था में जाएंगे, और ये वापस जब निम्न अवस्था में प्रवेश करेंगे तो ये कुछ हीट जनरेट करते हैं। ये जो हीट है ये फोटोसिंथेसिस के लिए जो उत्तरदायी प्रोटीन्स होते हैं उनको डैमेज कर सकती है, यानी कि ये पूरा का पूरा वेस्ट है। ये वेस्ट जब फोटो सिस्टम को डैमेज कर सकता है, इसलिए ये एसेसरी पिगमेंट जो है वो क्या करेंगे, ये अनदर मॉलिक्यूल जो है, ये एसेसरी पिगमेंट से मॉलिक्यूल है, ये इस एक्स्ट्रा हीट को एब्जॉर्व कर लेंगे। इस एक्स्ट्रा हीट को एब्जॉर्व करने की जो क्रिया है उसे हम क्वेंचिंग कहते हैं। क्या हुआ, क्लोरोफिल उत्तेजित अवस्था में गया, हम यहाँ समझ लेते हैं इसको। क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल है, ठीक है, हमने इसको एनर्जी दी तो ये क्या गया, अपनी एक्साइटेड स्टेट यानी कि उत्तेजित अवस्था में गया। जब ये उत्तेजित अवस्था से वापस निम्न अवस्था में आएगा तो ये कुछ हीट जनरेट करेगा, और ये जो हीट होती है ये वेस्ट होता है, ये फोटो सिस्टम को डैमेज कर सकता है। इसलिए इस हीट को ये जो एसेसरी पिगमेंट्स है, फाइकोबिलिन्स और केराटिनोइड्स, ये इस हीट को एब्जॉर्व कर लेंगे, यानी कि इस हीट को इस फोटो सिस्टम या फिर फोटो सिस्टम एपरेटस से हटा देंगे। तो इसलिए ये एक तरीके से क्या काम कर रहे हैं, ये वेस्ट को मैनेजमेंट करने का काम कर रहे हैं। इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, स्कैवेंजर। स्कैवेंजर का मतलब होता है वेस्ट को हटाना, इसलिए हम इन्हें स्कैवेंजर कह देते हैं। तो और इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, जिसके थ्रू ये हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और पूरा वेस्ट पार्ट को हटाते हैं, इस क्रिया को हम क्वेंचिंग कह देते हैं। तो क्वेंचिंग और स्कैवेंजर ये दोनों इंपॉर्टेंट पार्ट है एसेसरी पिगमेंट का। तो एसेसरी पिगमेंट के हमने दो काम देख लिए, एक तो ये कि ये खुद लाइट एब्जॉर्ब करके थोड़ी लाइट धीरे धीरे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को देते हैं, और दूसरा क्लोरोफिल मॉलिक्यूल से जो हीट जनरेट होती है उसको स्वयं एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब आगे हम देखते हैं क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर।
कि क्लोरोप्लास्ट में ये पिगमेंट कहाँ उपस्थित होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में और क्या क्या पार्ट होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए उत्तरदायी होते हैं। यानी कि ऐसा क्या है क्लोरोप्लास्ट में कि ये फोटोसिंथेसिस के लिए इतने स्पेसिफिक होते हैं। तो आइए हम देखते हैं क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर। क्लोरोप्लास्ट जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के समान एक दोहरी झिल्ली युक्त संरचना है, यानी कि ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है जिसमें बाहर की तरफ जो झिल्ली उपस्थित होती है उसे हम एक्सटर्नल मेम्ब्रेन कहते हैं और आंतरिक जो झिल्ली होती है उसे हम इंटरनल मेम्ब्रेन कहते हैं। इन दोनों झिल्लियों के मध्य ये कुछ स्पेस उपस्थित होता है, यानी कि कुछ रिक्त स्थान होता है जिसे हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। इसे हम क्या कह देंगे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है। अब इस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर ये जो पूरा पार्ट है जो हमें डॉट 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 स्मॉल डॉट में दिख रहा है, इसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। ये पूरा का पूरा भाग है, इसे हम कहते हैं स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा के अंदर ये कुछ कॉइन लाइक स्ट्रक्चर मिलती है। ये देखिए, ये कॉइन लाइक स्ट्रक्चर मिलती है। इन कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं ग्रेना। ये ग्रेना, ये कॉइन लाइक स्ट्रक्चर जो है, ये आपस में बहुत सारे मिलकर ग्रेना का निर्माण करते हैं। ये एक जो कॉइन है वो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन का बना हुआ होता है। देखिए, जैसे ये थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन है, ये भी आउटर और इनर दो मेम्ब्रेन से मिलकर बनी होती है और इसके बीच बीच में फोटो सिस्टम उपस्थित होते हैं। अब ये जो थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन है, ये देखिए, ये थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन है इतनी। इसके आउटर पार्ट में क्या है, जैसे ये थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन है, इसके आउटर पार्ट में क्या होगा, स्ट्रोमा। और इसके इनर पार्ट में क्या होगा, यानी कि थाइलेकोइड की अंदर वाली पार्ट में, अंदर वाले पार्ट में यहाँ क्या होगा, ल्यूमन। यानी कि इसके बाहर भी द्रव है और इसके अंदर वाले भाग में भी द्रव है। तो स्ट्रोमा भी द्रव्य है, द्रव्य भाग है, और ल्यूमन भी द्रव्य भाग है। इसके अतिरिक्त क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना और स्ट्रोमा के अतिरिक्त एक इसका स्वयं का डीएनए मिलता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है, वैसे भी क्लोरोप्लास्ट में भी अपना स्वयं का डीएनए पाया जाता है और कुछ पार्टिकल्स मिलते हैं जिन्हें हम राइबोसोम कहते हैं। तो ये एक क्लोरोप्लास्ट की जनरल स्ट्रक्चर थी। इसमें पिगमेंट जो पार्ट है वो ग्रेना में थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के ऊपर ये फोटोसिस्टम के साथ मिलते हैं। यहाँ फोटोसिस्टम के साथ क्या मिलेंगे, पिगमेंट्स। तो क्लोरोप्लास्ट में पिगमेंट की स्थान या फिर पिगमेंट का जो प्लेस है वो कहाँ हो गया, थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन के ऊपर, ग्रेना वाले भाग में थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन के ऊपर। अब हम पहले क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल किस किस से मिलके बना होता है। तो क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल जो है वो एक साइक्लिक यौगिक है, साइक्लिक मॉलिक्यूल है। देखिए, आपको दिख रहा है ये साइक्लिक मॉलिक्यूल है जो कि 1, 2, 3 और 4 पायरो टेट्रा यानी कि 4 पायरोल रिंग से मिलकर बना होता है, इसलिए हम इसे टेट्रा पायरोल रिंग भी कहते हैं। ये चारों पायरोल की रिंग मध्य में एक मैग्नीशियम धातु से जुड़ी हुई रहती हैं। ये चारों रिंग आप देख रहे हैं मैग्नीशियम धातु से जुड़ी हुई है और इसे हम केंद्रीय धातु परमाणु या फिर सेंट्रल आयन भी कहते हैं। तो हम इसे क्या कह देंगे, केंद्रीय धातु परमाणु। क्या इसकी स्ट्रक्चर वैसी ही होती है जैसी हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है जो कि साइटोक्रोम से मिलकर बना होता है, वो भी एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है। उसमें मध्य में यहाँ जैसे आयरन, यहाँ मैग्नीशियम मिलता है, उसमें आयरन पाया जाता है। तो इसमें साथ में यहाँ पे एक फाइटोल टेल भी मिलती है, ये इसका एक फंक्शनल ग्रुप है। तो क्लोरोफिल ए जो है उसका फॉर्मूला होता है C55H72O5NHN4 और मैग्नीशियम। तो इसमें यहाँ ये आर ग्रुप है, देखिए ये फाइटोल रिंग के ऊपर जुड़े हुए फंक्शनल ग्रुप हैं, आर ग्रुप है। इसमें क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल में यहाँ मेथिल मिलेगा, क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल में यहाँ मेथिल मिलेगा और क्लोरोफिल बी के मॉलिक्यूल में यहाँ एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप मिलेगा, CHO। तो इसलिए देखिए जो क्लोरोफिल ए है उसमें एक ऑक्सीजन कम है और
क्लोरोफिल बी में एक ऑक्सीजन ज़्यादा है और यहाँ हाइड्रोजन कम है, यहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो ये इनका बेसिक फॉर्मूला और बेसिक स्ट्रक्चर। अब हम एसेस्ट्री पिगमेंट कैरोटीन की स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए, जो क्लोरोफिल है वो एक साइक्लिक मॉलिक्यूल है, लेकिन जो कैरोटीन या फिर केराटिनॉइड्स हैं वो लीनियर मॉलिक्यूल है। देखिए यहाँ पे कहीं पे भी रिंग बनी हुई नहीं है, ये अलग मॉलिक्यूल है, ये अलग मॉलिक्यूल है। तो इस तरीके से इनमें ये कॉन्जुगेटिव यानी कि इनमें डबल बॉन्ड जो है वो एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड मिलेंगे, इसलिए ये लाइट को एब्जॉर्ब करने में सहायक होते हैं, ये लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। फोटो सिस्टम की प्रोसेस या फिर रिएक्शन शुरू करने से पहले हम कुछ टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, जैसे हिल रिएक्शन, फोटो सिस्टम, रेड ड्रॉप इफेक्ट और एक एमर्सन इफेक्ट। इनमें से हिल रिएक्शन, जैसे सबसे पहले मैं एक प्रकाश संश्लेषण की पूर्ण अभिक्रिया लिख देती हूँ। H2 इससे बनेगा C6H12O6, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज, और इसके साथ में O2 निकलेगी। ठीक है, यहाँ हम लाइट बना देते हैं और यहाँ क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल। तो जब शुरुआत में ये जो प्रकाश संश्लेषण की जो रिएक्शन थी, तो साइंटिस्ट ने सोचा कि जो ऑक्सीजन है ये कहाँ से आई, कि प्रोडक्ट में जो ऑक्सीजन बन रही है वो रिएक्टेंट के कौन से पार्ट से बन रही है, CO2 से बन रही है या फिर O2 से बन रही। तो पहले ये माना जाए, क्योंकि देखो CO2 और H2 दोनों में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं, तो पहले ये माना गया कि जो बनने वाला जो कार्बन है प्रोडक्ट में वो कहाँ से आएगा, वो CO2 से आएगा। तो ये देखा गया कि प्रोडक्ट में बनने वाली जो O2 है वो भी CO2 से ही मिलती है। लेकिन जो हिल रिएक्शन है उसमें क्या किया गया कि जो बनने वाली O2 है वो कहाँ से आई, वो H2O के लाइट की वजह से टूटने से H+ और OH आयन निकलेंगे, इनसे O2 बनेगी। यानी जो O2 है वो CO2 से मिलने की बजाय कहाँ से मिलेगी हमें, O2 से। और इस रिएक्शन को देने वाले यानी कि इस रिएक्शन को बताने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था हिल, और उन्हीं के नाम पे इस रिएक्शन का नाम पड़ा हिल रिएक्शन। तो जब भी हम फर्स्ट तो ये कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का क्या रोल है कि हमें अगर फोटोसिंथेसिस की रेट को मेजर करना होता है तो हम क्या करते हैं, O2 को मेजर करते हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन बढ़ेगी, यानी कि कोई भी रिएक्शन हम कैसे मेजर कर सकते हैं कि प्रोडक्ट कितना बन रहा है, जितना ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा मींस रिएक्शन उतनी ही एफिशिएंटली चलेगी। तो अगर हमें फोटोसिंथेसिस को मेजर करना होता है तो हम उसमें O2 को मेजर करते हैं, और O2 कहाँ से बनेगी, वाटर से। इसको हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी समझ सकते हैं। अगर हम इस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है CO2 और H2O, इन दोनों ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को, अगर देखिए ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होते हैं जनरली 16 वाला मॉलिक्यूल होता है, 816। अगर हम इसमें 16 की जगह 18 वाला मॉलिक्यूल दे दें तो इसको हम क्या कहेंगे, समस्थानिक, आइसोटॉप। इस मॉलिक्यूल को हम कहते हैं समस्थानिक या फिर आइसोटॉप। तो अब प्रोडक्ट में जो ऑक्सीजन मिलेगी, अगर हम उसमें आइसोटॉप वाली ऑक्सीजन डाल रहे हैं रिएक्टेंट पे, तो हमें प्रोडक्ट में भी जो ऑक्सीजन मिलेगी वो आइसोटॉप वाली मिलेगी। तो हमने क्या किया, पहले तो हमने CO2 को आइसोटोप वाली ऑक्सीजन दे दी, यानी कि CO2 को टैग कर दिया, एक तरीके से इसे हम कहते हैं टैग कर दिया। तो एक बार हमने CO2 को टैग किया और दूसरी बार हमने H2O के O वाले मॉलिक्यूल को टैग कर दिया। तो अब हमने क्या देखा कि पहले वाली रिएक्शन में जो O2 बन रही थी वो ये वाली नहीं थी,
वो ये वाली थी। क्यों? क्योंकि हमने H2O को उसमें लेबल नहीं किया था, टैग नहीं किया था। लेकिन जब हम सेकेंड रिएक्शन देखते हैं जिसमें हमने H2O को लेबल किया है, देखो यहाँ मैं लिख देती हूँ। फर्स्ट रिएक्शन में हमने क्या दिया है, CO2 को टैग किया है, और सेकेंड में हमने क्या किया है, H2O को टैग किया है। तो फर्स्ट रिएक्शन में जो प्रोडक्ट में ऑक्सीजन आएगी वो ऑक्सीजन 16 वाली आएगी, क्योंकि हिल के अकॉर्डिंग, जो हिल साइंटिस्ट थे उनके अकॉर्डिंग H2O से ही O2 बनती है, तो CO2 से कभी भी O2 नहीं बनेगी। और अगर हम CO2 के ऑक्सीजन को टैग करेंगे तो प्रोडक्ट में कभी भी ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन 18 वाली नहीं मिलेगी। इसकी बजाय अगर हम H2O के मॉलिक्यूल, H2O में जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है उसको टैग करते हैं तो हमें जो ऑक्सीजन मिलेगी वो 18 वाली ऑक्सीजन मिलेगी। इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है इसके अंतर्गत जो बनने वाली ऑक्सीजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड से ना बनकर H2O के मॉलिक्यूल से बनेगी। और इस रिएक्शन को ही हम क्या कहते हैं, हिल रिएक्शन। इस रिएक्शन को ही हम क्या कहते हैं, हिल रिएक्शन। और इसी को हम दूसरा नाम भी दे देते हैं वाटर फोटोलाइसिस। देखिए, फोटोलाइसिस का मतलब होता है फोटो यानी लाइट, और लाइसिस का मतलब होता है टूटना, ब्रेकडाउन। लाइसिस का मतलब होता है टूटना, ब्रेकडाउन। तो वाटर का फोटोलाइसिस यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल्स का प्रकाश या फिर लाइट की प्रेजेंस में टूटना ही क्या कहलाता है, हिल रिएक्शन या फिर वाटर का फोटोलाइसिस। अब जो सेकंड हमारा टॉपिक है वो है फोटोसिस्टम। हम पढ़ते हैं सेकंड जो हमने टॉपिक लिया है वो लिया है फोटोसिस्टम। देखिए, हम जो सेकंड जो पढ़ रहे हैं वो है फोटोसिस्टम। फोटोसिस्टम क्या है? कुछ भी नहीं है, हम अभी पिगमेंट पढ़ के आए हैं। पिगमेंट, देखिए फोटोसिस्टम वो है, फोटोसिस्टम का मतलब ये है कि ऐसी कौन सी जगह जहां पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शुरू होगी। ठीक है, एपरेटस है एक तरीके से। तो हमें पता है कि प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया है वो बिना पिगमेंट के तो शुरू हो ही नहीं सकती, क्योंकि पिगमेंट तो मस्ट है। तो इसलिए पिगमेंट प्लस साथ में कुछ प्रोटीन, सम प्रोटीन्स, साथ में कुछ प्रोटीन होंगे और प्लस कुछ आयंस होंगे। ठीक है, तो फोटोसिस्टम में पिगमेंट और सम आयंस। अब ये जो फोटोसिस्टम होता है इसमें दो सेंटर मिलते हैं, यानी कि फोटोसिस्टम में दो भाग मिलेंगे। पहला भाग जो कि पिगमेंट और प्रोटीन और आयन से मिलके बना होगा, इसमें जो ये पिगमेंट के आधार पे ही दो भाग होते हैं। जैसे अगर क्लोरोफिल के पिगमेंट मिलेंगे तो हम इस सेंटर का नाम दे देंगे, क्या नाम देंगे? अगर इसमें क्लोरोफिल का पिगमेंट मिलेगा तो हम इस सेंटर को नाम दे देंगे। ये क्लोरोफिल ए नहीं है, ये मैंने ए नाम लिखा है फोटोसिस्टम के सेंटर का। हम इसको कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन मतलब जहां पे फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है वो स्टार्ट होगी, वो शुरू होगी, उस फोटोसिस्टम के उस भाग को हम क्या कह देते हैं? फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर। ऐसे ही जो फोटोसिस्टम का सेकंड पार्ट होता है उसमें जो पिगमेंट होंगे वो एसेसरी पिगमेंट होंगे। तो पहले भाग में तो पिगमेंट कौन सा होगा? क्लोरोफिल। और सेकंड भाग में जो पिगमेंट होंगे वो एसेसरी पिगमेंट होंगे। और इस पार्ट को हम कह देते हैं, ये बी पार्ट है, इसको हम कहते हैं लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम। देखिए, हार्वेस्टिंग का मतलब हम सब जानते हैं। हार्वेस्टिंग यानी कि आपने देखा होगा रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम भी होते हैं कि वर्षा के पानी को हम एकत्रित करके रखते हैं। वैसे ही जो ये एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं ये लाइट को हार्वेस्ट करने का काम करते हैं, यानी कि ये लाइट को इकट्ठा करते हैं। क्योंकि क्लोरोफिल के, देखिए क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल जो है वो लाइट को हार्वेस्ट नहीं कर सकते। क्यों?
क्योंकि क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल अगर एक्स्ट्रा लाइट एब्जॉर्ब करेंगे, अगर ये एक्स्ट्रा लाइट एब्जॉर्ब करेंगे तो ये डैमेज हो जाएंगे। देखिए इनहिबिटरी का साइन है, ये डैमेज हो जाएंगे, इसलिए ये एक साथ बहुत सारी लाइट नहीं ले सकते। तो इसलिए एसेसरी पिगमेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके लाइट को एब्जॉर्ब करके उसको हार्वेस्ट करते हैं। इसीलिए फोटो सिस्टम के इस सेंटर का नाम हम क्या देते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम। और ये फिर जरूरत पड़ने पर क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल को थोड़ा थोड़ा करके लाइट प्रोवाइड करवाते हैं, जो कि हमने अभी जब हमने पढ़ा था कि एसेसरी पिगमेंट का मुख्य कार्य क्या है, उसमें हमने देखा था कि इनका मुख्य कार्य जो होता है ये क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल को लाइट प्रोवाइड करवाना। तो इसीलिए हम जो फोटो सिस्टम का सेकंड पार्ट है उसे हम कहते हैं लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम। अब जो प्लांट है उसमें फोटो सिस्टम दो टाइप के होते हैं, एक हम कहते हैं फोटो सिस्टम फर्स्ट और एक हम कहते हैं फोटो सिस्टम सेकंड। देखिए जो पिगमेंट होते हैं ना, ये जो पिगमेंट है ये लाइट की डिफरेंट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं। देखिए वेवलेंथ का क्या मतलब होता है, तरंग दैर्ध्य। हमें पता है ये लाइट का रीजन है, ये लाइट का मैंने रीजन बनाया है। देखिए सबसे पहले वॉयलेट होता है, वॉयलेट जो ये विजिबल रीजन है लाइट का, विजिबल रीजन, ठीक है, जिसे हम विबग्योर कहते हैं। या फिर जो स्पेक्ट्रम जो हमारा होता है वो इसी रीजन में होता है। आर का मतलब रेड, ये वॉयलेट से लेके रेड कलर तक होता है, जिसमें वॉयलेट, ब्लू, स्काई ब्लू, इंडिगो जिसे हम कहते हैं इंडिगो, और ब्लू, इंडिगो, येलो, ग्रीन, ऑरेंज और रेड, इस तरीके से हमें कलर दिखते हैं। ये लगभग 400 नैनोमीटर का मतलब होता है लैम्डा, यानी तरंग दैर्ध्य से लेकर लगभग 600 से 700 नैनोमीटर तक होता है। तो 600 का जो रीजन होता है वेवलेंथ का, ये नैनोमीटर है, लैम्डा है। 600 का जो होगा हम उसे बोलेंगे रेड रीजन, और 400 का जो रीजन होगा हम उसे कहेंगे वॉयलेट रीजन, हम उसे कहेंगे वॉयलेट रीजन। अगर हम रेड लाइट से ऊपर की वेवलेंथ लेते हैं, यानी कि 700 की वेवलेंथ लेते हैं, तो हम इसे कहेंगे फार रेड, ठीक है, फार यानी दूर, रेड यानी रेड से दूर। तो देखिए फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड हमने नाम इसलिए रखा क्योंकि ये प्रकाश की डिफरेंट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं। कोई जो मॉलिक्यूल है, मान लो फोटो सिस्टम फर्स्ट है, इसमें कोई मॉलिक्यूल है जो 700 की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। फोटो सिस्टम सेकंड है, इसमें ये 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। इसके बेसिस पे हम इनको फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड कह देते हैं। इसके अलावा ये जो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल हैं, ये इस रीजन की लाइट और इस रीजन की लाइट दोनों को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। एसेसरी पिगमेंट जो है वो भी इसी तरीके से रीजन की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, और किसी भी लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए हम जो ग्राफ बनाते हैं, यानी कि क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल कि कौन से वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उसको हम एक ग्राफ के थ्रू दर्शाते हैं। उसे हम एब्सॉर्प्शन एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कह देते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हमें ज्यादा नहीं पढ़ना है, जस्ट मैंने आपको यूं ही बता दिया। ये पीएस फर्स्ट है, पीएस सेकंड है, यानी फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड। इसमें जो पिगमेंट मैंने अभी बताया, फोटो सिस्टम क्या है, पिगमेंट प्लस सम प्रोटीन और आयंस हैं। और ये जो फोटो सिस्टम फर्स्ट है, ये कितने नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, उसके बेसिस पे हम इसका एक नाम ये भी रख देते हैं 700 नैनोमीटर। और जो पीएस सेकंड है, ये 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो
ये इसमें दो फोटो सिस्टम होते हैं। इसको प्रूफ करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। हमने क्या किया, ये एक प्लांट था। यहाँ हम दो प्लांट बना लेते हैं एक्सपेरिमेंट को प्रूफ करने के लिए। ये देखिए दो प्लांट हैं। अब हमने क्या किया, इनको अलग अलग लाइट दी। हमने एक प्लांट को सिर्फ सिंगल लाइट दी, ठीक है, और एक प्लांट को हमने दो लाइट प्रोवाइड करवाई। एक साथ हमने दो लाइट प्रोवाइड करवाई। तो इसमें मान लीजिए ये है प्लांट, इसमें अगर हम इस प्लांट को 680 नैनोमीटर वाली लाइट दे रहे थे, और हमने अब क्या किया, देखिए ये फर्स्ट था। सेकंड में हमने क्या किया, हमने इसको 700 नैनोमीटर की लाइट देना शुरू कर दिया। तो ये 700 नैनोमीटर कौन सा रीजन है, देखिए यहाँ पे फार रेड रीजन है। तो हमने क्या किया, रेड रीजन से आगे वाली लाइट, यानी कि ये तो नहीं दी, इसकी जगह हमने बढ़ाना शुरू कर दिया, नैनोमीटर लैम्डा का मान बढ़ाना शुरू कर दिया। तो इसमें अब जो फोटोसिंथेसिस की रेट है, मैं इसको पीएस लिख देती हूँ, फोटोसिंथेसिस की जो रेट है वो कम हो जाएगी। मतलब अगर हम प्लांट को सिर्फ सिंगल लाइट देते हैं, और पहले हम इसको 680 नैनोमीटर की लाइट दे रहे थे, तब इसमें जो फोटोसिंथेसिस की रेट है वो चल रही थी। लेकिन जैसे ही हम लैम्डा का मान बढ़ाते हैं, यानी कि लाइट की वेवलेंथ को बढ़ाते हैं, और फिर हम उसे सिंगल वेवलेंथ वाली लाइट देते हैं, तो इसमें क्या होगा, फोटोसिंथेसिस की जो रेट है वो कम हो जाएगी। अब देखिए ये कौन से रीजन में कम हुई, रेड रीजन से आगे बढ़ते ही फोटोसिंथेसिस की जो रेट है वो कम हो गई। इसलिए हम इस इफेक्ट को क्या कह देते हैं, रेड ड्रॉप इफेक्ट। ठीक है, एक बार हम इसको वापस पढ़ लेते हैं कि जब हम रेड रीजन से आगे वाली लैम्डा की लाइट प्लांट को प्रोवाइड करवाएंगे, तो फोटोसिंथेसिस की जो रेट है वो सडनली कम हो जाएगी। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस की रेट में गिरावट, ड्रॉप यानी गिरावट को ही हम क्या कह देते हैं, रेड ड्रॉप इफेक्ट। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमें 1-2 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। अब देखिए दूसरा जो हमारा एक्सपेरिमेंट है, उसमें हम क्या करते हैं, ये प्लांट है, प्लांट को हम दो वेवलेंथ की लाइट, यानी कि हम एक 680 और 700, ये दो वेवलेंथ एक साथ दे रहे हैं। देखिए इसमें हमने एक साथ नहीं दिया था, पहले ये दिया था उसके बाद में ये दिया था। तो हम क्या करते हैं, इसमें देते हैं एक साथ, हमने एक साथ ये लाइट इसको दी। तो अब क्या होगा, इसमें तो क्या हो रहा था, 700 नैनोमीटर की लाइट देते ही क्या हो रहा था, फोटोसिंथेसिस की रेट कम हो रही थी। लेकिन इसमें फोटोसिंथेसिस की रेट बढ़ जाती है। क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस की रेट अपने आप बढ़ गई। यानी कि एक तो हम क्या करते हैं, सिंगल लाइट देते हैं, सिंगल लाइट में जितनी फोटोसिंथेसिस की रेट होती है उससे डबल हो जाती है, या फिर उससे ज्यादा हो जाती है जब हम दो वेवलेंथ की लाइट को साथ में प्लांट को प्रोवाइड करवाते हैं। और इस प्रभाव को हम कह देते हैं एमर्सन इफेक्ट। देखिए ये दोनों प्रभाव काफी कंफ्यूजिंग है, तो आप अच्छे से समझ लीजिए कि इसमें हमने क्या किया कि पहले हमने 680 नैनोमीटर की लाइट दी, फिर 700 की लाइट दी, तो कुछ फोटोसिंथेसिस हो रहा था। लेकिन जब हमने इन दोनों को साथ में दिया तो क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस की रेट बढ़ गई, और इसको हमने क्या बोला, एमर्सन इफेक्ट। और इसके अपोजिट जब हम सिंगल वेवलेंथ की लाइट, सिंगल लाइट प्लांट को देते हैं, तो इसमें कुछ फोटोसिंथेसिस की रेट चलती है, यानी फोटोसिंथेसिस चलता है। लेकिन जैसे ही हम रेड रीजन से ज्यादा की लाइट, यानी कि लैम्डा ज्यादा बढ़ा देते हैं लैम्डा को, तो इसमें जो फोटोसिंथेसिस की रेट है वो सडनली कम हो जाती है। इसे हम रेड ड्रॉप इफेक्ट करते हैं। और जो फोटोसिंथेसिस की रेट बढ़ती है दो लाइट को साथ में देने से, उसको हम एमर्सन इफेक्ट कह देते हैं। तो इससे, इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ होता है कि
जब हम 2 वेवलेंथ की लाइट देंगे तो 700 की लाइट को ये एब्जॉर्व करेगा, 600 नैनोमीटर की लाइट को ये एब्जॉर्व करेगा, और ये दोनों फोटो सिस्टम साथ में काम करेंगे। तो ये तो हमें पता ही है कि अगर अकेला बंदा काम करेगा तो ठीक है, कुछ काम करेगा, लेकिन जब 2 जने साथ में मिलकर काम करेंगे तो वो जो काम करने की दर है वो बढ़ जाएगी। तो इसलिए हम फोटो सिस्टम प्लांट में 2 टाइप के मानते हैं, फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड। अब हम चलते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पे। हम चलते हैं मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, कि ये जो प्रोसेस है ये कैसे होती है, कैसे जो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल हैं वो लाइट एब्जॉर्व करेंगे, किस तरीके से आगे ग्लूकोज बनेगा। तो मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस है, इसको हम 2 भाग में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है लाइट रिएक्शन और दूसरी है डार्क रिएक्शन। ठीक है, डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन। देखिए, इनका मतलब ये कभी भी नहीं है, जब छोटे थे तो हम ऐसे पढ़ते थे कि हाँ डार्क का मतलब अंधेरा है, तो ये वाली रिएक्शन अंधेरे में होती होगी और ये वाली रिएक्शन लाइट में होती होगी, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है। जो लाइट रिएक्शन है ये डायरेक्ट सन से कांटेक्ट में है, और इसमें जो एनर्जी बनेगी, ठीक है, लाइट रिएक्शन में सन एनर्जी दे रहा है, सन की एनर्जी को पिगमेंट एब्जॉर्ब करेंगे, और पिगमेंट के एब्जॉर्ब करने से जो एनर्जी बनेगी, देखिए हमें पता है कि हम एनर्जी का फॉर्म क्या लेते हैं, एटीपी और NADPH। ठीक है, ये जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में बनेगी, एटीपी और NADPH के फॉर्म में बनेगी। तो लाइट रिएक्शन क्या करेगी, लाइट रिएक्शन में क्या होगा, सन की एनर्जी को हम एटीपी और NADPH में कन्वर्ट कर देंगे, और इसमें जो हमारे पिगमेंट है वो वाला पार्ट काम में आएगा। अब डार्क रिएक्शन में क्या होगा, जो हमने लाइट रिएक्शन जो एनर्जी बनाई है उसका यूज हम CO2 से ग्लूकोज बनाने में कर लेंगे। तो इसलिए हम फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट वो जो लाइट रिएक्शन, यानी कि लाइट को एब्जॉर्ब करके एनर्जी बनाना एटीपी और NADPH के रूप में, और उसी एटीपी और NADPH को जो लाइट रिएक्शन से हमें एनर्जी मिली है उसका यूज हम CO2 से ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को बनाने में कर लेते हैं। एक तो इनमें ये डिफरेंस हो गया। सेकेंड जो डिफरेंस है वो ये है, जो लाइट रिएक्शन है वो क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना वाला जो भाग है, हमने अभी पढ़ा है कि जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर हमने देखी थी, ग्रेना वाला भाग है, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है, वहां पे लाइट रिएक्शन होती है। अब वहां ही क्यों होती है, इसको हमें रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो लाइट रिएक्शन है वो किससे रिलेटेड है, वो पिगमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, क्योंकि जहां पिगमेंट होंगे वही तो लाइट एब्जॉर्व होगी, तो पिगमेंट लाइट एब्जॉर्व कर लेंगे, और ये पिगमेंट क्या करेंगे, फिर उस लाइट को किस में कन्वर्ट कर देंगे, NADPH और ATP के रूप में। और जो पिगमेंट हमारे जो प्रेजेंट है वो कहाँ प्रेजेंट है, ग्रेना वाले भाग में। इसलिए लाइट रिएक्शन का जो स्थान हो गया वो कहाँ हो गया, ग्रेना। और क्योंकि पिगमेंट स्ट्रोमा वाले पार्ट में नहीं है, और स्ट्रोमा वाला पार्ट काफी बड़ा है, और देखिए CO2 का मॉलिक्यूल तो छोटा है, लेकिन बनने वाला जो ग्लूकोज है ना वो काफी बड़ा मॉलिक्यूल है। देखिए इसमें C6H12O6 कितने मॉलिक्यूल हो गए, 6 कार्बन मॉलिक्यूल, 12 हाइड्रोजन, 6 ऑक्सीजन, तो इसके लिए जगह ज्यादा चाहिए। तो ग्रेना वाला भाग तो हमने बहुत छोटा बनाया था, लेकिन जो स्ट्रोमा वाला भाग है वो हमने काफी बड़ा बनाया था। इसलिए जो डार्क रिएक्शन होगी वो प्लांट के कौन से हिस्से में होगी, क्लोरोप्लास्ट के कौन से हिस्से में होगी, स्ट्रोमा वाले पार्ट में होगी। तो स्ट्रोमा वाले पार्ट में क्या बनेगा, CO2 से ग्लूकोज, और ग्रेना वाले पार्ट में क्या बनेगा, सन एनर्जी से ATP और NADPH, और दोनों ही रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में चलेगी। और इसको प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि
जब लाइट रिएक्शन नहीं होगी तो डार्क रिएक्शन तो अपने आप ही नहीं होगी, क्योंकि अगर लाइट रिएक्शन नहीं होगी तो एटीपी नहीं होगा, NADPH नहीं होगा, और NADPH और एटीपी नहीं होगा तो ग्लूकोज से जो CO2 है इससे ग्लूकोज नहीं बनेगा। इसलिए जो फोटोसिंथेसिस की दोनों रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, वो दोनों ही कब होगी? लाइट की प्रेजेंस में, लेकिन दोनों का स्थान अलग अलग है, एक ग्रेना भाग में होगी और एक स्ट्रोमा भाग में होगी। अब हम जो शुरू करेंगे लाइट रिएक्शन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में लाइट रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। हमने लाइट रिएक्शन से रिलेटेड जो चीजें थी, जैसे फोटोसिस्टम, पिगमेंट्स, ग्रेना भाग, सब पढ़ लिए हैं। अब हम सिर्फ लाइट रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे।